असीम बकार जी, देखिए मोहन भागवत जी ने एक और टिप्पणी की है जिसको गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए, लेकिन देश अब संविधान के अनुसार ही चलता है और इसी तरह से चलता रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा है उन्होंने। किसकी तरफ इशारा है आप समझ गई, किसकी तरफ इशारा है आप समझ गई। ये उन दो जैन बंधुओं की तरफ है। किसकी तरफ है आप बताइए ना, नहीं समझे हम लोग। हाँ, हम लोग कई नामों को लेकर अभी कंफ्यूज हैं, किसकी ओर इशारा है आप बताइए। दो वकील हैं जो हिंदू नहीं हैं लेकिन हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, मैं तो हिंदू बनने का नेता कोई कोशिश नहीं करूंगा, वैसी साहब भी हिंदू नेता बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। जो कर रहा है उसकी तरफ इशारा है। अभी आपको बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, शफीकुर रहमान बर्क साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आजम खान बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, अब बिजली चोरी। एक सांसद पर आरोप लगाया जा रहा है, इससे पहले भी लगा बकरी चोरी का आरोप, इससे पहले भी लगा किताब चोरी का आरोप। शफीकुर रहमान बर्क नहीं, जियाउर रहमान बर्क। जी 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 जियाउर रहमान बर्क साहब के ऊपर जो आरोप लग रहा है बिजली चोरी का, मुझे लगता है कि जियाउर रहमान बर्क साहब को आजम खां बनाने की तैयारी चल रही है और उस तरफ ये अग्रसर है बहुत तेजी से। मोहन भागवत साहब का जो बयान आया कि मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद में आप मंदिर खोज रहे हैं, आप हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये इशारा है उन दोनों की तरफ जो जहां जहां अपील कर रहे हैं और अपील करके सर्वे कराने की लेकर आते हैं ऑर्डर। क्यों लेकर आते हैं? मोहन भागवत जी बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बयान मत जारी कीजिए, आप सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को आदेश दीजिए। कम से कम आरएसएस के लीडर के हैसियत से वो बीजेपी के तमाम लीडरों को हुक्म जारी कर सकते हैं कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी राकेश सिन्हा बोल रहे थे कि 3000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी। आपने जो सबसे बड़ा मुकदमा लड़ा बाबरी मस्जिद का, उसमें मैं 2 पॉइंट बोल दूं, बाकी नहीं बोलूंगा, वक्त नहीं है। पहला पॉइंट ये था कि सन 1200 ईस्वी से सन 1528 ईस्वी तक जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। न्यायालय ने यह बात कही कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। आप कह रहे हैं कि हम मुकदमा जीत गए और आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ गए। जो सबसे बड़ा मुकदमा था उसको आप नहीं जीत पाए, उसको आप साबित नहीं कर पाए। आप क्यों झूठा प्रचार कर रहे हैं भाई देश में? मैंने न्यायालय की जो ऑर्डर था वो मैंने पढ़ा आपके सामने। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित कर दीजिए आप। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। कहना चाहता हूं कि देश, बोले राकेश सिन्हा एकता, वो कह रहे हैं कि मैं गलत हूं तो गलत साबित कर दीजिए। देखिए, लेकिन राम मंदिर पर फैसला आ चुका है, राम मंदिर पर न्यायालय ने ही फैसला दिया है। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था। ये बातें भी कही। राकेश जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए आप। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक बार न्यायालय ने सभी बातों को देखते हुए इस पक्ष में फैसला दिया। मुस्लिम समाज में एक बड़ा वर्ग है, वो एलिट वर्ग है, कुलीन वर्ग है, जो नहीं चाहता है कि ये विवाद समाप्त हो। और जैसे ओवैसी हो गए, उनकी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता हो गए, ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष बने, इनकी रोटी सेकी जाए, इनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे। मोहन भागवत जी की अपील इन नेताओं से आगे जाकर उन सामान्य मुसलमानों से है और मध्यम वर्ग के मुसलमानों से है कि आप पहल कीजिए। और पहल करने में सिर्फ यदि हिंदू मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढ रहा है, तो आप जो एग्रेसिवनेस, आक्रामकता है, जो कुछ लोगों में फीलिंग है कि हम विजेता हैं, हम फॉर एक्स रूलर रहे हैं, पहले शासक रहे हैं, इन भावनाओं से मुक्त हो जाइए और अल्पसंख्यक मानसिकता से बाहर आइए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विवाद कैसे समाप्त हो। पारसी समाज इस देश में 0.00031% था 1885 में, और मुसलमान समाज दूसरा बड़ा धर्म था। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 72 प्रतिनिधि आए, 59 हिंदू, 2 मुसलमान, 2 ईसाई और 9 पारसी।
ये क्रम लगातार चलता रहा। तो ये पारसी मॉडल से सीखने की जरूरत है आपको। दूध में जैसे चीनी मिलता है वैसे अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के साथ मिलना पड़ेगा। और मैं एक बात अंत में कह दूं, चूंकि मुझे जाना है, कि बेगम एजाज रसूल से आप बड़े नहीं हैं ओवैसी साहब। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की सदस्य थी, मुस्लिम लीग की थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में पार्टीशन के बाद भारत के मुसलमानों को और बहुसंख्यक समाज के साथ गुडविल बनाना पड़ेगा। तो यही इसी गुडविल को मैंने आउटरीच कहा। और मोहन भागवत जी का संदेश आज एक कहना चाहता हूँ, यह भाषण क्यों महत्वपूर्ण है। 50 साल पहले संघ के तृतीय सर संचालक बाला साहब देवरस जी ने एक वसंत व्याख्यान माला पुणे में देकर अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया था और संघ का एक मेजर प्राथमिकता बन गई। 50 साल बाद वहीं पर सहजीवन व्याख्यान माला पुणे में मोहन भागवत जी ने एक पंथ निरपेक्षता को पुनर्परिभाषित किया है। ये एक अवसर भारत के मुसलमानों को, ईसाइयों को है कि मोहन भागवत जी के इस बयान को देखते हुए एक रचनात्मक पहल करें और देश में ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिसके कारण विवाद बढ़ता रहे। ठीक है, आपने ईसाई समुदाय का जिक्र किया। कल मोहन भागवत जी ने सहजीवन व्याख्यान माला में आगे बोलते हुए ये भी कहा था कि रामकृष्ण मिशन में वहां पर क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये तमाम परिभाषाएं या अलग अलग उदाहरण देकर दरअसल वो एक नए भारत के स्वरूप को रखना चाहते हैं देश के सामने। लेकिन आखिर किसको नसीहत उनके लिए है और किसको सबक भी है। अब मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए, देखिए मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चर्चा की जाती है। अब हम देश देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, लेकिन जब हम भारत के भीतर देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि सभी को समान अधिकार है। ये बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। तो नसीहत अगर उधर वालों के लिए है तो नसीहत इधर वाले लोग भी जो हमेशा रोना रोते रहते हैं कि इन्हें अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, सरकार दबाने का काम कर रही है, हमें तो रहने नहीं दिया जा रहा है, हमें जीने नहीं दिया जा रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो सबक इधर के लोगों के लिए भी है। तहसीन पूनावाला जी, जिसको लेकर आप लोग विपक्ष अक्सर सवालों के कटघरे में आरएसएस बीजेपी को खड़े करता है। चित्रा जी, आज आप मेरे शहर पुणे में है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इत्तेफाकन मैं पुणे में नहीं हूँ, मैं उत्तर भारत में हूँ, आपके शहर में हूँ, बट कोई बात नहीं, आपका पुणे में स्वागत है। और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सभी ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने मोहन भागवत जी का ये कार्यक्रम पुणे में ऑर्गेनाइज किया। मेरे आरएसएस से ऑफ कोर्स वैचारिक लड़ाई है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ बहुत सारी मुद्दों पर, लेकिन मैं इसमें कोई मुझे गलत बात नहीं लगती। कल जो माननीय मोहन भागवत जी ने पुणे के अंदर हमें भारत को आगे ले जाना है, 2050-2075 तक हमें एक डेवलप भारत बनाना है। और डेवलप भारत सिर्फ 5वां या 4था 3rd नंबर की इकोनॉमी नहीं हो सकती। डेवलप भारत का मतलब है हर एक भारतीय को शिक्षा, हेल्थ केयर, हर एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ होनी चाहिए। और इसके लिए जो मंदिर मस्जिद का विवाद या अन्य विवाद है उनको हमें बाहर छोड़ना चाहिए। बात यहाँ पर नहीं है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजली चोरी कर रहा था या नहीं कर रहा था, बात यहाँ पर नहीं है कि आरएसएस ने पहले क्या किया या ओवैसी साहब ने क्या किया। बात यह है कि आज से लेकर अगले कुछ वर्षों तक हम भारत को किस तरह से डेवलप करें ताकि हर एक व्यक्ति प्रगति करे। चित्रा जी, आपके माध्यम से मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हिंदू बच्चा या मुसलमान बच्चा है, उनके दुश्मन एक ही है, बेरोजगारी, शिक्षा की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आगे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कल जो आरएसएस चीफ ने कहा उसमें कोई गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात करता है, हमारी संस्कृति रही है कि हमें हर जगह से हम सब अच्छी चीजों को लेते हैं, अगर अच्छी बात है उसका स्वागत करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद का विषय है। और जो माननीय सांसद ने आपके शो पे किया, राकेश भाई ने, मेरे उनकी बहुत अच्छी समझ है, उसे हमें लेना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हिंदू समाज और मुसलमान समाज अब वक्त आ गया कि एक दूसरे के बीच में एक सेतु बनाए, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें और एक दूसरे के साथ घुल मिलकर भारत को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई पॉलिटिक्स दिखनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।